वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर। और देखिए, एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स राइट अप टू द फ्यूचर, ताकि आप हर क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार हों। ओके, तो शुरू करने से पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन, मतलब कितना हिस्सा आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है? The answer is 2/3. Yeah, that's right, 2/3। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सोच के देखिए, हमारी पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा सीधे इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। फिर विल लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न्स और एमएसपी जैसा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम। फिर आएगा इंडिया का गेम चेंजर, द ग्रीन रेवोल्यूशन। और फाइनली हम फ्यूचर में झांकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सेक्शन 1, द बेसिक्स। देखिए, किसी भी बड़े टॉपिक को समझने के लिए ना उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये एग्रीकल्चर है क्या? लेट्स क्विकली लुक एट द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। सो द कीवर्ड हियर इज प्राइमरी एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है? प्राइमरी मतलब हम डायरेक्टली नेचर से रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, जैसे जमीन से फसल। सिंपल। इसके बाद आती है सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग। और फिर टर्शियरी यानी सर्विसेज। ये डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फसल उगाना नहीं है। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पशुपालन यानी लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ये सब कुछ आ जाता है। ओके, तो डेफिनेशन तो अब क्लियर हो गई है। बट इंडिया इतना डाइवर्स देश है, राइट? तो क्या यहाँ खेती करने का तरीका हर जगह एक जैसा होगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं इंडिया में फार्मिंग के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका सिंपल से मतलब है गुजारे के लिए खेती, बस इतना कि परिवार का पेट भर जाए। आप इमेजिन कीजिए, एक छोटा किसान है जिसके पास थोड़ी सी जमीन है। वो बस उतना ही उगाता है जितना उसके परिवार को साल भर खाने के लिए काफ़ी हो। मार्केट में बेचने के लिए कोई सरप्लस या एक्स्ट्रा माल बचता ही नहीं है। सच कहूँ तो यही इंडिया के ज़्यादातर छोटे किसानों की कहानी है। अच्छा, अब आते हैं दो टर्म्स पे जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग का फंडा है छोटी जमीन, ज्यादा मेहनत। मतलब कम जमीन से मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए आप खूब सारा फर्टिलाइजर, पानी और लेबर यूज करते हो। इसके बिल्कुल उल्टा है एक्सटेंसिव फार्मिंग, जिसका फंडा है बड़ी जमीन, कम मेहनत। यहां बहुत बड़े फार्म पर नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करके आराम से खेती की जाती है। सिंपल, राइट? सब्सिस्टेंस फार्मिंग से एकदम ऑपोजिट है कमर्शियल फार्मिंग। यहां मकसद परिवार का पेट भरना बिल्कुल नहीं है। द मेन मोटिव हियर इज प्रॉफिट, पैसा कमाना। ये एक प्रॉपर बिजनेस की तरह है, जहां बड़े बड़े फार्म्स पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनरी का इस्तेमाल होता है, और जो भी उगाया जाता है वो सीधा मार्केट में बेचने के लिए होता है। अब इसी कमर्शियल फार्मिंग का एक स्पेशल टाइप है प्लांटेशन फार्मिंग। आपने देखे होंगे ना, चाय के बागान या कॉफी एस्टेट्स, वही है ये। इसमें एक ही कैश क्रॉप जैसे कि टी, कॉफी या रबर को मीलों तक फैले बड़े बड़े एस्टेट्स पर उगाया जाता है। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत सारा पैसा यानी कैपिटल और लेबर लगता है। और सोचिए, इतना सारा माल मार्केट तक पहुंचाना है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इसके लिए बिल्कुल एसेंशियल हो जाता है। ओके, एक और जगह जहां कंफ्यूजन होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग वर्सेस इंटरक्रॉपिंग। देखो, इनमें एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट फर्क है। मिक्स क्रॉपिंग मतलब आपने 2-3 तरह के बीजों को मिक्स किया और बस खेत में छिड़क दिया, कोई पैटर्न नहीं। इसका फायदा, अगर एक फसल मौसम की वजह से खराब हो भी गई तो दूसरी बच जाएगी, मतलब रिस्क कम हो जाता है। जबकि इंटरक्रॉपिंग एक बहुत प्लान्ड तरीका है, जहां आप एक लाइन गेहूं की, फिर एक लाइन सरसों की, एक प्रॉपर पैटर्न में फसल उगाते हैं। इससे क्या होता है, जमीन का बेस्ट यूज होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फार्मिंग के टाइप्स तो हमने समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया के क्रॉपिंग साइकिल को देखते हैं। आई एम श्योर आपने खरीफ और रबी का नाम तो जरूर सुना होगा। आखिर ये क्या है? ये अलग अलग सीजन्स क्या हैं? और इन फसलों की कीमत तय करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है? चलिए पर्दे के पीछे देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ये टेबल, ये आपके एग्जाम के लिए लिटरली एक गोल्ड माइन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसे याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। खरीफ को कनेक्ट कीजिए मॉनसून से,
ये मॉनसून क्रॉप्स हैं, जैसे राइस जिसे बहुत पानी चाहिए। फिर आती है राबी, जिसको कनेक्ट कीजिए विंटर से। ये विंटर क्रॉप्स हैं, जैसे वीट जो ठंडी में उगता है। और इन दोनों के बीच में जो छोटा सा गर्मियों का गैप है वो है जेड यानी समर क्रॉप्स, जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर। इसके एग्जाम्पल्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज पे अटेंशन। एमएसपी, आई एम श्योर आपने ये टर्म न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक किसान ने दिन रात मेहनत करके बहुत सारी फसल उगाई, लेकिन अगर मार्केट में इतनी ज़्यादा फसल आ जाए कि उसकी कीमत एकदम गिर जाए तो क्या होगा? किसान तो बर्बाद हो जाएगा, राइट? बस इसी चीज़ से बचाने के लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। ये एक तरह की मिनिमम प्राइस गारंटी है कि भाई मार्केट में चाहे कुछ भी हो, हम आपसे कम से कम इस दाम पर तो फसल खरीदेंगे ही। अच्छा, ये तो ठीक है कि गवर्नमेंट गारंटी देती है, लेकिन सवाल ये है कि ये एमएसपी डिसाइड कौन करता है? ऐसी कौन सी बॉडी है जो गवर्नमेंट को रेकमेंड करती है कि गेहूं या चावल का एमएसपी इतना होना चाहिए? ये एक बहुत ही कॉमन पेट एग्जाम क्वेश्चन है। सोच के बताइए, एनी आइडिया? द करेक्ट आंसर इज CACP। इस नाम को आप बिल्कुल अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। CACP, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल फसलों की पूरी लागत निकालती है और फिर गवर्नमेंट को एमएसपी रेकमेंड करती है। तो सवाल उठता है, कितनी फसलों पर एमएसपी मिलता है? करंटली गवर्नमेंट टोटल 22 यानी 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, वो है खरीफ क्रॉप्स का, पूरे 14। इसके बाद 6 राबी क्रॉप्स हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स। अब तक हमने प्रेजेंट सिस्टम को समझा, लेकिन चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1960s में इंडियन एग्रीकल्चर में एक ऐसा भूचाल आया, एक ऐसी क्रांति आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोच के देखिए, एक वक्त था जब हम अपने लोगों का पेट भरने के लिए बाहर से अनाज इंपोर्ट करते थे, और फिर कुछ ही सालों में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ये था द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट। और इस क्रांति के पीछे जो इंसान थे, उनका ये कहना था, द ग्रेट डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये नाम आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इन्हें ही इंडिया में फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उनका विजन एकदम साफ था, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले देश के किसान को आगे बढ़ाना होगा। तो सवाल है कि आखिर ये रेवोल्यूशन हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं थी, ये 4 चीजों का एक कंप्लीट पैकेज था। सबसे पहले आए जादुई बीज, जिनको हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी या HYV सीड्स। ये नॉर्मल बीजों से कई गुना ज्यादा पैदावार देते थे, लेकिन इन बीजों को ज्यादा भूख लगती थी तो उन्हें चाहिए थे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, और ज्यादा प्यास भी लगती थी तो इरिगेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाया गया। और फाइनली इन सबको आसानी से मैनेज करने के लिए आई मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर्स। तो ये कंप्लीट पैकेज डील थी जिसने इंडिया के फूड प्रोडक्शन को आसमान पर पहुंचा दिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया, उसने उस वक्त की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन अब 21st सेंचुरी के चैलेंजेस बिल्कुल नए हैं। जमीन कम हो रही है, पानी की कमी बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज है। तो क्या अब हमें एक नए रेवोल्यूशन की जरूरत है? चलिए देखते हैं कि फार्मिंग का फ्यूचर कैसा दिख सकता है। फ्यूचर की पहली झलक है हाइड्रोपोनिक्स। इसका मतलब है सिंपल शब्दों में बिना मिट्टी के खेती। हाँ, आपने सही सुना। इमेजिन कीजिए, पौधों को जमीन में नहीं बल्कि पाइप्स के अंदर लगाया जाता है, जिसमें पानी बहता रहता है, और उस पानी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं जो पौधे को चाहिए। इससे पानी की जोरदार बचत होती है और कम जगह में, जैसे छत पर या बालकनी में, ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी इस शहरों के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकती है। और इससे भी एक स्टेप आगे जाकर देखें तो आती है एक्वापॉनिक्स। इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स के सिस्टम में मछलियां भी जोड़ दी जाती हैं। अब यहां जादू होता है। मछलियों का जो वेस्ट होता है ना, वो पौधों के लिए एकदम नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है, और बदले में पौधे उस पानी को फिल्टर करके साफ कर देते हैं। जो पानी वापस मछलियों के काम आ जाता है। कितना कमाल का सिस्टम है, एकदम जीरो वेस्ट और पूरी तरह से सस्टेनेबल। तो इसके साथ हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। हमारी बढ़ती पॉपुलेशन और लगातार कम होती जमीन के बीच क्या हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स जैसी सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक्स इंडिया के फ्यूचर फूड चैलेंजेस का जवाब हो सकती हैं? इस पर जरूर सोचिए। इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।